हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीणा क्लासेस। कल की क्लास में हम दक्षिणी प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के कुछ हम पठार देख रहे थे, जिसमें हमने दक्कन का पठार देख लिया और कुछ छोटे छोटे पठार जो कि हमने मध्य प्रदेश की भी देख लिए, जो कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार व रीवा सतना का पठार। और कल की क्लास में हम जो कि छोटा नागपुर का पठार है उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया था और कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो हमारा बीच में ही रह गया था। तो आज इसको पूरा करते हैं और आई होप आपको वो पीछे वाला याद भी हो गया होगा। जब हमारा ये दक्षिणी प्रायद्वीप पठार का टॉपिक पूरा हो जाएगा तो अब आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और आपको इसकी क्विज भी मिलेगी। और आपको संडे को आपकी ये मैराथन क्लास होगी। जितना भी आपका जो कि टॉपिक हो गया है, जितना आपका कोर्स हो गया उसकी पूरे की आपको संडे को मैराथन क्लास भी मिलेगी। तो आज की क्लास में हम वही हमारा कल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा छोटा नागपुर का पठार। हमने कल की क्लास में आधा पढ़ लिया था छोटा नागपुर का पठार और वो आपको याद भी हो गया होगा। तो इसके आगे देखते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में हमने कल देखा था कि ये आपके झारखंड में स्थित है। नागपुर है वो महाराष्ट्र में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार आपके झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार का जो कि बड़ा भाग है वो झारखंड में, लेकिन इसका कुछ भाग जो कि पश्चिमी बंगाल में भी है और आपके छत्तीसगढ़ में भी है और आपके ओडिशा में भी है, यानी इन 3 राज्य में भी ये छोटा नागपुर का पठार ये विस्तृत है। इस पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और खनिजों का अजायब घर कौन से राज्य को कहते हैं? वो कि राजस्थान को कहते हैं। इसमें जो कि यूरेनियम पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है, लोहा, तांबा और आपके कोयला, ये जो कि इतने पदार्थ खनिज हैं वो आपके छोटे नागपुर में पाए जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि ये छोटा नागपुर का पठार है जो कि एक मैदानी भाग है। वहां पर जो कि दामोदर नदी इसको 2 भागों में बांटती है। इस कारण पश्चिम बंगाल में इसमें बाढ़ आ जाती है, तो इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एक परियोजना बनाई गई जिसे हम कहते हैं दामोदर घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना थी, यानी इसके बहुत सारे उद्देश्य थे। शायद हमने ये लाइन नहीं लिखी थी, तो आज इस लाइन को लिखते हैं कि दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। परियोजना का निर्माण किया गया जो स्वतंत्र भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय यानी जिसका एक उद्देश्य नहीं होकर बहुत सारे उद्देश्य हो, यानी कि ये दामोदर नदी परियोजना है, ये पेयजल के लिए भी काम में है, सिंचाई के लिए भी काम में है, या पशुपालन के लिए भी ये काम में है। इस प्रकार इस नदी घाटी परियोजना का एक उद्देश्य नहीं होकर बहुत सारे उद्देश्य है। और इसको जो इसका आधार है वो किसका है? यूएसए में एक टेनेसी घाटी परियोजना है जो कि विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, उसे इसका आधार वो है। तो इसको भी लिखते हैं कि यूएसए के यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना का आधार है। अब आप टेनेसी घाटी, अब आपके ये दामोदर घाटी परियोजना है, ये जो कि इसको मनाई कब गई थी? इसको 1948 में मनाई गई थी। आप लिखो तो कोष्टक में लिख लो 1948 में। अब
अब और देखते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। इसमें जो कि राजस्थान का जो कि फर्स्ट स्थान है जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसे राजस्थान का रूहर भी कहते हैं। अब रूहर क्या होता है? जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है रूहर, वहां पे विश्व में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का भारत का रूहर इसे बना दिया गया। किसे? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र को। तो ये भी लाइन लिखते हैं हम, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया जाता है। कोयला उत्पादन किया जाता है। तो इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। तो इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। अब आप कोष्टक में लिख लो, जर्मनी में एक जगह है रूहर जिसपे विश्व का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। अब हम और देखते हैं कि ये जो कि छोटा नागपुर का पठार है, इससे कुछ भाग अलग होकर राजमहल की पहाड़ियां भी बनी। वो आपको पता है क्योंकि हमने पीछे की क्लास में हमने देख लिया कि राजमहल की पहाड़ियां किसे कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये मान लो, आप एक बार इमेज के आधार पर देखो कि ये मान लो जो कि छोटा नागपुर का पठार है, ये समतल रूप में पाया जाता है। ये अपरदन के कारण धीरे धीरे जो कि अपरदन होने के कारण ये और समतल रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन इसकी कुछ चट्टानें इस प्रकार निकल आई, टेबल के आकार की, टेबल नुमा निकल आई। क्यों? क्योंकि एक लेटेराइट चट्टानें थी, इसमें लोहा व एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती थी। तो ये टेबल क्या कर की, ये कठोर चट्टानें है जिसे हम कहते हैं पाट प्रदेश। इसे हम पाट प्रदेश कहते हैं। ये कठोर चट्टानें, इसमें लोहा व एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। तो अब हम देखते हैं कि पाट प्रदेश किसे कहते हैं। आप लिखो कि पाट प्रदेश किसे कहते हैं। लिखो, इस पठार पर, इस पठार के अपरदन के कारण, अपरदन के कारण यह मैदान में परिवर्तित हो गई या परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गए। लेकिन इसकी कुछ चट्टानें, लेकिन इसकी कुछ कठोर चट्टानें, कुछ कठोर चट्टानें जो लेटेराइट की है, लेटेराइट की है, वो टेबल नुमा है। टेबल नुमा निकल गई, टेबल नुमा निकल गई, जिसमें लोहा है, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, मात्रा अधिक है। तो इसे पाट प्रदेश कहते हैं। तो ऐसी चट्टानों को पाट प्रदेश कहते हैं। ऐसी चट्टानों को पाट प्रदेश कहते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। इस पठार पर अपरदन के कारण ये मैदानी भाग में विस्तृत है, लेकिन इसकी कुछ चट्टानें लेटेराइट की बनी थी जो एक टेबल नुमा आकृति बना लेती है। तो इसे हम कहते हैं जो कि पाट प्रदेश कहते हैं। अब एक बात और देखते हैं कि हमने पीछे वाली क्लास में भी देखा था
कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। बेसाल्टिक लावा से निर्मित है तो इसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम है डालमा पहाड़ी, जो कि सबसे लावा से निर्मित सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। तो इनको भी हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब आपको राजमहल की पहाड़ियों के बारे में हमने जितनी भी बातें की थी वो अब आपके दिमाग में आनी चाहिए कि राजमहल की पहाड़ियाँ क्यों टूटी थी, इनके बीच का भाग किसे कहते हैं, और इसका थोड़ा भाग है जो कि आपके झारखंड में है। तो वो सब आपको अब याद आना चाहिए। हमने राजमहल की पहाड़ियों को एकदम विस्तार से देखा था, इसका कुछ भाग असम में भी है। तो अब हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का, ये आप सीधा लिख लो, इस पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। पहाड़ियां स्थित है जो लावा से निर्मित यानी बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। इसी भाग में बेसाल्टिक लावा से निर्मित एक पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं डालमा पहाड़ी, जो बेसाल्टिक लावा की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। तो इसको भी हम लिखते हैं कि इसी भाग में बेसाल्टिक लावा से निर्मित प्राचीनतम पहाड़ी लावा से डालमा पहाड़ी, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, जो सबसे प्राचीनतम है, जो सबसे प्राचीनतम है। अब हम देखते हैं कि जो कि ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है पार्श्वनाथ पहाड़ी। ये इसकी ऊंचाई है जो कि 1365 मीटर है। ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो इसको भी हम लिखते हैं कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर्वत चोटी पार्श्वनाथ पहाड़ी है। पार्श्वनाथ पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है जो कि 1365 मीटर है। तो ये हो गया आपके जो कि छोटा नागपुर का पठार। अब कल का जो कि कल हमने थोड़ा बहुत कल पढ़ा था, आज हमने इसको पूरा पढ़ लिया। नाम से छोटा लग रहा है लेकिन ये है बहुत बड़ा। अब हम आगे वाले पठार पे चलते हैं, यानी आपका ये छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला पठार हम देखते हैं दंडकारण्य का पठार। आपके जो कि कितने नंबर का है वो आप आगे लगा लेना। दंडकारण्य का पठार जो कि आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग है जो कि ओडिशा व तमिलनाडु में भी है। इसका कुछ भाग जो कि ओडिशा व तेलंगाना में है। तो ऑब्वियसली बात है इस पठार को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार इसको छत्तीसगढ़ में है वो बस्तर का पठार कहते हैं।
छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर का पठार कहते हैं, क्योंकि जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहते हैं। बस्तर के पठार से होकर एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी, जिससे वह एक जो कि जलप्रपात बनाती है, जिसे हम कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात। ये आप एनसेन में पढ़ोगे कि चित्रकूट क्या है। इसके बारे में अब हम डिस्कस नहीं करेंगे कि इस पठार से यानी बस्तर के पठार से इंद्रावती नदी निकलती है, इंद्रावती नदी निकलती है जो चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है, चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है। ये हो गया हमारा दंडकारण्य का पठार जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है। इसका कुछ भाग ओडिशा व तेलंगाना में भी है। वह छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहते हैं। बस्तर के पठार से होकर इंद्रावती नदी निकलती है जो कि चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है। इस जो कि दंडकारण्य का पठार है, इसमें जो कि वन है वो अधिक पाए जाते हैं। इसमें वन खास तौर से अधिक पाए जाते हैं। आप अलग से लिख लो नोट में कि इसमें जो कि वन है वो अधिक पाए जाते हैं, वन संगमता अधिक पाई जाती है। अब आपके दंडकारण्य का पठार हो गया। एक आपके छोटा सा पठार है जिसे हम कहते हैं कोयम्बटूर का पठार, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। लास्ट पठार है एक छोटा सा। अगली हेडिंग डाल लो, कोयम्बटूर का पठार। अगली हेडिंग डालो, आपके कितने नंबर पठार था ये। अगला है कोयम्बटूर का पठार। इसके समझने से बात इतनी है कि ये आपके तमिलनाडु में है और ये भी बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। बेसाल्ट है जो कि काला होता है, बेसाल्टिक लावा से काली मिट्टी बनती है। आप लिखो तो लिख लो कि कोयम्बटूर का पठार भी बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। तो ये हो गए आपके जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के प्रमुख पठार हो गए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। पहले हम देखेंगे पश्चिमी पहाड़ियाँ, फिर हम देखेंगे पूर्वी पहाड़ियाँ। एक बार चाहो तो हम आज की जो कि पहाड़ियों को एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं। ये जो कि आपके जो कि भारत का दक्षिणी भाग है। पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी की पहाड़ियों को, फिर हम पढ़ेंगे पूर्वी पहाड़ियों को। इस प्रकार हम पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। पहाड़ियों को हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है,